नमस्कार बच्चों, आज हम लोग 12th बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे डिमांडिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, बात 12th बोर्ड की ही नहीं, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, जेईई मेंस के लिए या सीयूटी एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है बेटा, जितना इम्पोर्टेंट 12th बोर्ड के लिए है। समझ गए? तो हम बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप जल्दी जल्दी बेटा ज्वाइन हो जाइए। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसको बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। इतना प्यारा चैप्टर है ये, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, राइट? तो जल्दी से ज्वाइन हो जाएं और मुझे बताएं क्या मेरी आवाज या वॉइस क्लियर आ रही? सब लोग आप में से कोई एक बच्चा चेक करके मुझे बता दीजिए या कमेंट में बता दो बेटा। बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो बच्चों बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स, राइट? जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पहले उसके बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो थोड़ा मैं बायो मॉलिक्यूल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे से क्लियर करूं और फिर इसके बाद हम पूरी तरीके से चैप्टर में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बायो मॉलिक्यूल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। जस्ट मिनट बेटा, हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले चलिए मैं टॉपिक का नेम लिख देता हूं, बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल, ठीक। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। बायोमोलिक्यूल्स को हम क्या बोल सकते हैं? बोलो, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से समझिएगा, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लीजिए सारे बच्चों, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट वे कंपाउंड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सुनिए। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी, ध्यान से सुन रहे हो बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी में लिख दूं अगर थोड़ा थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसे कंपाउंड या ऐसे ऐसे कंपाउंड या ऐसे सैकराइड जिनमें क्या प्रेजेंट हो? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये पहली बात, ठीक है? कम कम शब्दों में ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम वन शॉट में कोशिश करते हैं बेटा कि आपको कहां तक के कॉन्सेप्ट कवर कर पाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के कॉन्सेप्ट आज वन शॉट में मैं कवर करूं, राइट? तो कम शब्दों में हम ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो चलिए सीधे मैं आता हूं अपने मुद्दे पर, अपने कॉन्सेप्ट पर। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये पहली बात। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कंपाउंड को क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होना चाहिए बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर समझते हो ना? चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अब बच्चों ये आपने सीख लिया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पर उनके साथ एक और शर्त है कि बेटा वो क्या होने चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। ये पहली बात, ये बेसिक बेटा पहली बात। अब ऐसे कंपाउंड, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी, जस्ट मिनट बेटा, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हाइड्रोलिसिस करने पर कुछ यूनिट मिलती हैं, कुछ ऐसी यूनिट मिलती हैं जिनको हम नाम दे देते हैं क्लासिफिकेशन। क्या नाम दे देते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी यूनिट मिलने वाली है? देखो, मोनोसैक्राइड। दूसरी कौन सी यूनिट? ओलिगोसैक्राइड। तीसरा बेटा पॉलीसैक्राइड। ठीक है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर कुछ इस तरीके की यूनिट मिलती है। किस तरीके की बेटा? देखो, मोनोसैक्राइड, दूसरा ओलिगोसैक्राइड और तीसरा पॉलीसैक्राइड। अब थोड़ा सा इनका मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड। अब देखो, मोनोसैक्राइड क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे सैक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस ना किया जा सके, मतलब फर्दर हाइड्रोलिसिस ना किया जा सके। एक बार कंपाउंडों का हाइड्रोलिसिस किए तो क्या मिला बेटा?
या तो मोनोसैक्राइड मिलेंगे, या तो क्या मिलेंगे, ओलिगोसैक्राइड, या तो बेटा क्या मिलेंगे, पॉलीसैक्राइड। अब जरा सा अगर मैं मोनोसैक्राइड का आपको एग्जांपल दूं तो ऐसे सैक्राइड जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस मींस, हाइड्रोलिसिस मतलब समझते हो, जिनका जल अपघटन ना किया जाए, राइट, या हाइड्रोलिसिस ना किया जाए। तो एग्जांपल में आते हैं बेटा मोनोसैक्राइड, यहां पर लिख देता हूं, मोनोसैक्राइड में दो एग्जांपल आएंगे, एल्डोज, क्या आएंगे, एल्डोज, एल्डोज, और दूसरा क्या आएगा, कीटोज। मतलब मोनोसैक्राइड में या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या तो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। और जिनका जनरल फार्मूला, यहां तक हम मोनोसैक्राइड लिख सकते हैं बेटा, जिनका जनरल फार्मूला जरा ध्यान दीजिएगा, CH2O का होल एन, क्या लिख सकते हैं, CH2O का होल एन, वेयर एन इक्वल टू बोलो 3 to 9, 3 to 9। सिमिलर ओलिगोसैक्राइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10, बेटा 2 से 10 मोनोसैक्राइड मिले, 2 से 10 मोनोसैक्राइड के मॉलिक्यूल मिले, मोनोसैक्राइड कितने बेटा मिले, 2 से 10, और जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स, जिसमें बहुत सारे मोनोसैक्राइड के मोनोमर्स मिले, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड के मोनोमर्स मिले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैक्राइड, है ना। पॉलीसैक्राइड मतलब लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर क्या मिले बेटा, मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड। तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हुआ। एक बार बच्चों में फिर से बता दूं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बेटा क्या प्रेजेंट हो, कीटोन प्रेजेंट हो। पहली बात, एकदम आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करिए। दूसरी बात बेटा क्या होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए शर्त क्या है, देखो कितना अच्छा पॉइंट है, कंपाउंड क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट वही कहलाएगा जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। अब जो भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 3 टाइप के सैक्राइड मिलते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से, देखो बेटा, मोनोसैक्राइड, फिर बोलो ओलिगोसैक्राइड, और फिर पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड और मोनोसैक्राइड मतलब जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो। ओलिगोसैक्राइड ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 यूनिट, 2 से 10 यूनिट मोनोसैक्राइड की मिलती है, उन्हें हम बेटा क्या बोलते हैं, ओलिगोसैक्राइड। और आपका पॉलीसैक्राइड क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करो जिनमें बहुत सारे यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, समझ रहे, हजारों की यूनिट मोनोसैक्राइडों के मिले, वो सब क्या कहलाती हैं, पॉलीसैक्राइड, राइट। यहां तक क्लियर। अब एक एक करके थोड़ा सा मैं नए पेज में आ जाऊं। तो बच्चों हम सबसे पहले मोनोसैक्राइड पढ़ाएंगे आपको, तो हेडिंग डाल लीजिए मोनोसैक्राइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो, मोनोसैक्राइड। ये बच्चों मोनोसैक्राइड, ठीक। अब मोनोसैक्राइड का भी क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, मोनोसैक्राइड का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। चूंकि मोनोसैक्राइड का जो जनरल फार्मूला, अब यहां से समझिएगा बेटा, जनरल फार्मूला क्या बताया, बोलो, CH2O, बेटा क्या बताया, CH2O का होल एन, यहां समझिएगा। अच्छा एक और बात सीखे, अगर मैं यहां से H2O अलग कर लूं, आप जरा देखो, यहां से H2O अलग कर लूं तो ये मैं लिख सकता हूं CH2O, CN H2O का होल एन। ये दूसरा फार्मूला जो आपको याद रहे, कोई कोई बुक में ऐसा लिखा है बेटा और कोई कोई बुक में ऐसा लिखा है, ये दोनों जनरल फार्मूला हो गए। अब देखो हम मोनोसैक्राइड का क्लासिफिकेशन कहां से करने वाले हैं, N=3 से लेकर बेटा 9 तक, N=3 से लेकर 9 तक। अब मैंने आपको बताया, पहले बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, चाहे मैं N=3 लूं या 4 लूं, 5 लूं, 6 लूं, मोनोसैक्राइड में 2 बातें करेंगे, जरा देखो 2 बातें। एक एल्डोज, एल्डोज, ओज, एल्डोज, एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, ये बेटा समझना। और दूसरी बात हम क्या करने वाले हैं, कीटोज, कीटोज मतलब कीटो ग्रुप, समझ गए ना, एकदम बेसिक से सीखिए। अगर मैंने यहां समझो N=3 लिया तो इसे हम ट्राई 3 बोलेंगे, N को 3 को क्या बोलेंगे बेटा, ट्राई, और यहां पर ओज कर दें, ट्राइओज। अगर N=में बेटा 4 लूं तो क्या बोल सकते हैं, टेट्रा,
टेट्राओस लिख सकते हैं, टेट्रोस। समझ गए? अब अगर n इक्वल टू 5 है तो क्या लिख सकते हैं, पेंट, और आखिरी में क्या लगा दोगे, ओस। पहले एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते जाइए। अगर n इक्वल टू 6 ले लें तो हम n 6 को क्या लिख सकते हैं, हेक्स, और इसमें बेटा हेक्सोस। समझ गए? सिमिलर n इक्वल टू 7, कोई बात नहीं, तो 7 को क्या लिखते हैं, हेप्ट। बेटा क्या लिखते हैं, हेप्ट, और ये ओस, हेप्टोस। अब देखो दो जगह ओज लगाना है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोस। समझ गए? मान लो कीटो ग्रुप है तो कीटो हेक्सोस। समझ गए? दो पार्ट में बांटा ना, कीटोस और एल्डोस। क्लियर हो रहा है ना? सिमिलर बेटा, अच्छा जगह खत्म, यहां लिख दूं C8, क्या बोलोगे, ऑक्ट, और आखिरी में क्या लगा दोगे, ओस। एल्डिहाइड ग्रुप लिखा है तो एल्डो ऑक्टोस। अगर कीटो ग्रुप है तो बेटा, चूंकि मोनोसैक्राइड में दो बात करने वाले हैं, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होगा और कीटो भी प्रेजेंट होगा। सबसे पहले ये बात समझिएगा, एकदम छोटी छोटी बातों को आपको दिमाग में रखना है। अगर ऑक्टोस, अगर बेटा C9 है तो क्या ले लेंगे, नॉन, अरे नन, नॉन ओस, ये ओस। क्लियर? यहां तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? सबसे पहले ये बताइए। ओके, अब जरा देखो अच्छा एक और बात बच्चों, इनका जो DU होता है, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो एक पाई बॉन्ड जरूर होगा। तो देखो ना, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो बेटा एक पाई बॉन्ड है कि नहीं, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो एक पाई बॉन्ड है कि नहीं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका डिग्री ऑफ, मोनोसैक्राइड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1। जनरल फार्मूला क्या है, CH2O का होल एन। अब बात को समझिए, ये पहली बात। चलिए शाबाश। अगर बेटा मैं ये फार्मूला भी एक बार फिर से इस पेज में लिखे दे रहा हूं, क्या लिखा था बोलो, CH2O का होल एन। अब जरा देखो बेटा, अगर n इक्वल टू, चलिए n इक्वल टू में कुछ भी ले लेता हूं, मान लेते हैं, चलिए 6 ले लेता हूं या 7 ले लेता हूं। क्या ले लिया बेटा, 7। अब यहां n इक्वल टू 7 रखिए। तो अगर n इक्वल टू 7 रखे तो C7H14O7 हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा इसका नाम क्या हो गया बताओ, बोलो हेप्टो। अभी नाम बाद में लिखते हैं, जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कार्बन है, 7 कार्बन लिखते हैं। ये देखो बनाने का तरीका बेटा, ये 7 कार्बन, 3 3 6 और 1 ये 7 कार्बन हो गए। अब देखो इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन से सर, अरे वाह क्या बात है, बोला तो करो बेटा। दो फॉर्म, एक एल्डोस, भाई मोनोसैक्राइड दो फॉर्म में हो सकते हैं, और दूसरा बोल दो बेटा कीटोस। ये मन में चले, समझ गए? तो आपसे बोल सकता है कि ये वाले n इक्वल टू 7 में कितने कायरल सेंटर हैं, n इक्वल टू मोनोसैक्राइड के कार्बोहाइड्रेट में कितने कायरल सेंटर है, आइए चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले बेटा हमने क्या लिखा है यहाँ, एल्डिहाइड। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एल्डिहाइड, क्योंकि मैंने क्या डिफिनेशन बताई थी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो एक एल्डिहाइड बना सकते हैं, एक दूसरा और क्या बना सकते हैं, दो फॉर्म है सर, एक कीटोन बना दीजिए सर, ये कीटोन हो गए। 7 कार्बन गिन लो, 3 3 6 1 7। अब जरा देखना बेटा, एक H को, एक OH को, देखो ये कायरल सेंटर हो गया कि नहीं, चारों ग्रुप अलग हैं तो कायरल सेंटर, OH को, H को, ये कायरल सेंटर, एक H को, एक OH को, एक H को, एक OH को, एक H को और एक OH को। कार्बन की वैलेंसी 4 कर रहे हैं बेटा देखो, और यहां पर ये OH और 4 करने के लिए यहां क्या लिख सकते हैं, CH2। अरे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना बेटा, ये देखो, तो 2 हाइड्रोजन CH2OH, ये लिख सकते हैं। कितने कायरल सेंटर दिखे, 1 2 3 4 5। ये वाला बेटा कायरल क्यों नहीं, क्योंकि 2 एटम सेम हो गए, हाइड्रोजन सेम हो गए। ये वाला कायरल थोड़ा ना बोलोगे, sp2 हाइब्रिडाइज है। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, sp3। देखो ना बेटा सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या, इसका नाम क्या अच्छा दूसरा पहले पूरी बात कर लेते हैं। अब मुझे कीटो बनाना, तो कीटो बनाने के लिए बेटा यहाँ पर CH2OH लिख सकता हूँ, बाकी का एक H को, एक OH को, एक H को, एक OH को हमने जानबूझ करके n इक्वल टू 7 लिया। थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल लेने से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आसानी से आ जाती है, राइट, एकदम सीख जाते हैं बच्चे। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखूं, OH H OH H,
ये कायरल सेंटर, यहां क्या लिखोगे CH2OH। अब देखो इनके नाम लिख सकते हो बेटा, इसका क्या नाम लिखोगे बोलो एल्डो, बोलो ना बेटा एल्डो, एल्डिहाइड एल्डो, और कितने कार्बन है 7, 7 कार्बन को क्या लिख सकते हो हेप्ट, और ओज एल्डो हेप्टोज। यहां बेटा क्या प्रेजेंट है कीटोन, तो सबसे पहले देखो यहां क्या लिखोगे कीटो, और कितने कार्बन है बोलो 7, कीटो हेप्टोज। ये बात समझ आई कि नहीं? अब तो कीटो हेप्टोज में कितने कायरल सेंटर, कितने कायरल सेंटर 1 2 3 4, समझ गए 4 कायरल सेंटर, जबकि एल्डो हेप्टोज में कितने 5 कायरल सेंटर, समझ गए। और बेटा फार्मूला भी सेटिस्फाइड करा लो, देखो 7 कार्बन तो दिख रहे हैं, हाइड्रोजन गिन लो 14 है, इसमें भी गिनो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। ऑक्सीजन गिन लो बेटा 7, 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सेटिस्फाइड हो गया, वेरी नाइस, समझ गए। तो इसमें बेटा क्या क्वेश्चन बन सकता है बोलिए, सबसे पहले बोल देगा कि n = 7 में कितने कायरल सेंटर, समझ गए कितने कायरल सेंटर, तो बता दोगे। अब अगर उसको और घुमाना होगा तो बोल देगा एल्डो में कितने कायरल सेंटर, कीटोज में कितने कायरल सेंटर, तो कीटोज में कायरल सेंटर एक कम हो जाता है, ठीक। अब बच्चों बहुत सुंदर, और जो कसर रह गई ये बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लेते हैं हमने n = क्या ले लिया 6, बेटा जनरल फार्मूला क्या है का मोनोसैकेराइड के कार्बोहाइड्रेट का, बोलो जल्दी से, जनरल फार्मूला पता होना चाहिए ना, अरे CH2O और का होलियन, n = इस बार हम क्या लेने वाले हैं 6, यही आप लोग पढ़ते हो सबसे ज्यादा, चूंकि इसका बार बार पढ़ते हो तो ये आपको याद रहता है। तो n = 6, अच्छा इसके कितने पार्ट हो सकते हैं बोलो बेटा 2, एक कौन सा एल्डोस और दूसरा कीटोस, क्या बात है। अब n = 6 रखो यहां पर, ये जनरल फार्म 6 रखो, बोलो C6H12O6, याद आया ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, कितना जल्दी से याद आ गया बच्चों को CHO, समझ गए 6 12 6 मतलब समझ गए। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना बेटा, इसके दो फॉर्म बनाने हैं, एक एल्डोस मतलब एल्डिहाइड वाला और दूसरा कीटोज वाला। तो आइए देखते हैं कितने कार्बन है, चलो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। अगर एल्डोज बनाना है तो क्या लिख लेंगे बोलो एल्डिहाइड, और बाकी के बेटा ये हाइड्रोजन ये OH लिखते जाइए, ये हाइड्रोजन ये OH, ये हाइड्रोजन ये OH, ये हाइड्रोजन ये OH, यहाँ 2 हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बेटा यहाँ 2 हाइड्रोजन ये CH2 और ये OH। अब देखो मैंने इसको कायरल नहीं लिखा क्योंकि यहाँ चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, यहाँ सब में चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कितने कायरल सेंटर हो गए बोलो 4, समझ गए। तो अगर आप यहाँ इसमें पूछे, इसमें कायरल सेंटर, कायरल सेंटर बेटा कितना हो गए 4। अगर इसी का पूछे टोटल स्टीरियो आइसोमर, ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, तो 2 की पावर n होता है ना, जहां n बराबर कायरल सेंटर, तो n की जगह बेटा 4 रख दोगे, तो n की जगह अगर 4 रखोगे तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। कितने आइसोमर बनेंगे स्टीरियो आइसोमर 16, अरे 2 की पावर 4 रखो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बेटा, समझ गए। तो इस तरीके से ये भी निकाल सकते हो। अच्छा सर आपने तो एल्डोज का बनाया, इसका एक कीटोज भी तो बन सकता है, तो कीटोज आइए बनाते हैं। 6 कार्बन लिखो बेटा, 1 2 3 4, 3 2 5 और ये 6 कार्बन। अब समझ रहे हो, कीटो लाने के लिए यहाँ एक में C डबल बॉन्ड हो और बाकी का H OH H OH H OH और ये CH2OH और यहाँ पर बेटा CH2OH, ये बन गया। कितने कायरल सेंटर यहाँ पर बोलो 1 2 3, 3 ही तो कायरल सेंटर हुए। अरे कीटो किनारे नहीं हो सकता, हमेशा एल्डिहाइड किनारे हो सकता है। कीटो बेटा एक कार्बन के बाद ही अंदर की तरफ हो सकता है, राइट। तो कितने कायरल सेंटर हो गए 3। तो इसमें अगर हम टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे, बोलो टोटल स्टीरियो आइसोमर, बेटा ऐसे एग्जाम में बहुत सवाल बनते हैं। तो 2 की पावर n, n बराबर कितने कायरल सेंटर रख दो बेटा 3, तो कितने बन गए 8। तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर 8 बन गए। क्या ये बात क्लियर यहां तक, क्लियर बेटा। अच्छा अब इसका नाम क्या लिखोगे बोलो एल्डो हेक्सोज, अरे 6 कार्बन है ना बेटा, इस वाले का नाम क्या है बोलो एल्डो हेक्सोज, इस वाले का नाम बोलो कीटो हेक्सोज,
क्या बात, ये IUPAC नाम है। कार्बोहाइड्रेट के नाम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ ना बेटा? तो आप लोग ये इसको बोलते हैं फ्रैक्टोज, एक इसका फार्मूला है फ्रैक्टोज और एक इसका फार्मूला है ग्लूकोज। समझ गए? अच्छा शाबाश। n=6 लिया। अगर बेटा अब हम n= क्या लेंगे, 5। जल्दी से आप बनाते जाओ हमारे साथ, जो बच्चे देख रहे हैं होल n= हमने क्या लिया 5। इट इज जनरल फार्मूला। एंड इसका du कितना होता है मैंने आपको बताया, बोलो 1 du। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो बेटा एक ही पाई बॉन्ड होता है। ठीक, अब कितने कार्बन है यहाँ 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करो यहाँ 5 रख के, तो C5H10O5। अब इसके बना सकते हो कितने कायरल सेंटर, देखो कितना आसानी से बेटा बन रहा है ना सब लोगों को आसानी से। लिखो 1 2 3 4, ये बेटा 5 कार्बन लिख लिए। ये मोनोसैक्राइड के इतने क्लासिफिकेशन होते हैं। मोनोसैक्राइड का ये मतलब नहीं बच्चों की केवल ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। चूंकि आप स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक मोनोसैक्राइड मतलब क्या समझते हो, केवल ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। कम से कम आज बच्चों को क्लियर हुआ कि मोनोसैक्राइड के बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। ये देखिए, जब आप कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ोगे तो अपने आप दिखेगा। मोनोसैक्राइड के क्लासिफिकेशन कहां तक जाते हैं, n=3 से लेकर बेटा 9 तक। समझ गए? ये 9 तक आप मोनोसैक्राइड बना सकते हो। ठीक है, जिसमें से हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, n=7 से। बाकी 8 और 9 आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। अब n=6 n=5 में आ जाओ। चलिए बनाइए। तो सबसे पहले हम इसे क्या करें, बोलो एल्डिहाइड बेटा बनाए। आप सब जानते हो मोनोसैक्राइड 2 पार्टों में होता है। बार बार मैं लिख रहा हूं 2 पार्ट कौन कौन से, एक सर एल्डोज और दूसरा क्या बनाना है, कीटोस। 2 पार्ट बनाने होते हैं। तो पहला पार्ट हम एल्डोज। अब इसके बाद क्या करोगे, एक H को, एक OH को, एक H को, एक OH को, एक H को, एक OH को, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लिखूं, 2 और एक ये OH। बेटा कितने कायरल सेंटर, एक ये, 2 ये, 3 ये। इसको ना कायरल बोल दीजिएगा, हमें डर लगता है कहीं बच्ची से ना कायरल बोल दें। अरे कायरल कार्बन के लिए बेटा चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। देखो HCH3OH और ये C2H5, देखो चारों ग्रुप अलग अलग है कि नहीं। सिमिलर यहाँ चारों ग्रुप अलग अलग। तो कितने कायरल सेंटर आ गए बोलो यहाँ पर, बोलो 3 है ना, 3। इसका नाम क्या होगा बोलो, एल्डोपेंटोज। बेटा क्या नाम लिखोगे, एल्डोपेंटोज। तो एक एल्डोपेंटोज बना लिया और एक दूसरा क्या बनाने वाले हो, एल्डो कीटोपेंटोज। तो कीटोपेंटोज के लिए बेटा बनाओ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और कीटो के लिए ये यहाँ, इसको क्या लिख दिए CH2OH, इसको भी क्या लिख दिए CH2OH, OH H H OH। कितने कायरल सेंटर आए, 2। मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए मैं आते ही सबसे पहले बोला कि कंपाउंड को क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। समझ गए? सबसे पहले यही तो बोला बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या बोला बेटा, उस कंपाउंड को क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो आप उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते। समझ गए? वेरी नाइस, वाओ। n=5 के बाद हम n=4 सारे लेंगे। n=3 तक जब पहुंचेंगे तब इतना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी आप सब लोगों में बेटा, कार्बोहाइड्रेट में, बायोमोलिक्यूल्स में एकदम सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मुझे पहुंचने तो दीजिए। अभी हम कहां पहुंचे, n=4। जल्दी से इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं n=3 में, और वहां हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आप सब क्या देखते रहते हैं, n=4 का आप बना दीजिए, मेरे साथ बनाया करिए। तो इसका जनरल फार्मूला सर अभी आपने सिखाया, CH2O का होलियन। n= इस बार हम क्या रखने वाले हैं, 4। तो ये क्या बन गया, C4H8O4। बनाते हैं बेटा इसका 1 2 3 4 कार्बन लिख लिए। 4 कार्बन में ये सर एल्डिहाइड OH H OH H, ये बेटा कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, और ये क्या हो गया, ओ भाई रुक जाओ, CH2OH। कितने कायरल सेंटर, 2। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर पूछे तो फार्मूला होता है 2 की पावर n। n मतलब कायरल सेंटर, तो कितने कायरल सेंटर है, 2। तो 2 की पावर 2, तो 4 स्टीरियो आइसोमर बन गए। टोटल स्टीरियो आइसोमर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट। इसके 2 नाम बोलो, कौन कौन सा, एल्डोटेट्रोज
कीटो टेट्रोस, क्या बात है, आईयूपीएसी भी इन सब का लिख लो, बहुत सुंदर। अब बेटा हम लेने वाले हैं n=3, n=3, इसके दो, अच्छा कीटो तो बनाओ सर, इतनी भी जल्दी क्या है, भावनाओं में मत बहो, हम भावनाओं में बह गए, कीटो अभी नहीं बनाया था, लो बेटा ये कीटो, तो कीटो के लिए बीच में C डबल बॉन्ड ले आओ और ये CH2OH। अब कितना कायरल सेंटर, एक, इसके लिए, तो इसके लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर बेटा, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n, n की बराबर कितना कायरल सेंटर 1, तो कितना आ गया 2, तो यहाँ टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना आ गया 2 आ गया, समझ गया, चूंकि एक ही कायरल सेंटर है, राइट। अरे वाह, अब हम बात करेंगे n=3, n=3, जनरल फार्मूला जल्दी से बोलो, जनरल फार्मूला बार बार लिखोगे याद हो जाएगा बेटा, CH2O का होल n, या H2O को बाहर कर दो, CH2O का होल n, समझ गए। n इक्वल टू यहाँ 3 रखने वाले हैं, तो जल्दी से बना दो फार्मूला, बहुत सुंदर, C3H6O3, इसका नाम क्या हो जाएगा, दो नाम बोलने वाले हो, दो नाम कौन सा, वाह वाह बोलो, ट्राइओस, एल्डिहाइड के साथ लगा दोगे तो एल्डोट्राइओस, कीटो के साथ लगा दोगे कीटो ट्राइओस, समझ गए, कीटो, ये कीटो ट्राइओस, और इधर एल्डिहाइड लगा दोगे, एक एक करके बनाते हैं बेटा, है ना, इतनी भी जल्दबाजी क्या, राइट। तो चलिए सबसे पहले 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, देखना बेटा, सबसे पहले एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये OH, ये H, ये CH2OH, ये कायरल सेंटर, समझ रहे हो ना, ये कायरल सेंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन से, कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट होता है, 3, समझ गया, जिसका नाम क्या है कार्बोहाइड्रेट का, बोलो क्या नाम है गाइस, एल्डोट्राइओस, चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डोट्राइओस, शाबाश। अब बेटा इसका हम क्या बनाने वाले हैं, बोलो जल्दी से, कीटोस, बना दे कीटोस, तो चलिए बनाते हैं कीटोस सर, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में बीच में डबल बॉन्ड, तो किनारे CH2OH और किनारे CH2OH, क्या बात, कितना इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों कितने सारे स्टार लगा दिए मैं, इतने स्टार धुरंधर मूवी को भी नहीं मिले होंगे, बहुत ट्रेंड में था मामला, समझ गए कि नहीं, तो इतना सारा, तो बोलो सर यहाँ पे इतना सारा इंपॉर्टेंट क्यों लगाया, बेटा देखो ये देख रहे हो, कीटो ट्राइओज, इसका नाम क्या है कीटो, और चूंकि 3 कार्बन है बेटा, कीटो ट्राइओस, ये कीटो ट्राइओस कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पता चला क्यों कार्बोहाइड्रेट नहीं, देखो बच्चे का दिमाग चमक गया जल्दी, अरे सर इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं किसी को क्या चमक रहा है कि बेटा कीटो ट्राइओज कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है, किसी को समझ आ रहा है, क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है, बहुत सुंदर बेटा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, समझे कि नहीं, तो वही कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे जो कायरल सेंटर के साथ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या साथ में क्या हो, कीटोन हो, पर साथ में क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। अच्छा एक और एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है, ये बेटा ग्लिसरॉल, क्या बात है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर सब बच्चों का, एक सेकेंड, अब देखो बेटा ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ तक बच्चों का क्लियर किया, और आई होप सारे बच्चे बना लेंगे, और एक सेकेंड यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अच्छा बच्चों ये वाला आप बना लेना, कौन सा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको यहाँ से एकदम कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी, ये जब आप घर पे बनाओगे, n=8 और यहाँ पर क्या रख दोगे, n=9, 2 एल्डोस कीटोस, एल्डोस कीटोस, कितने कायरल सेंटर हैं दोनों में, कितने इसमें कायरल सेंटर है, और कितने स्टीरियो आइसोमर, तो ये आपकी बेटा प्रैक्टिस हो जाएगी इन 2 एग्जांपलों से, राइट। ये पहला केस हमने यहाँ तक क्लियर किया। और एक और बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर क्या लेक्चर हिंदी में होगा, अरे बेटा हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सारे बच्चों को ये लेक्चर समझ में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी में भी ग्लूकोज को ग्लूकोज ही बोलेंगे, फ्रैक्टोज को फ्रैक्टोज ही बोलेंगे, राइट,
समझ गए? कार्बन को कार्बन ही हिंदी में भी बोला जाएगा और इंग्लिश में। बस एक साइकोलॉजिकल आप लोगों के अंदर डर रहता हो तो वो डर हटा दीजिए। सारे बच्चों को वैसे ही लेक्चर समझ में आने वाला है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, क्योंकि साइंस, केमिस्ट्री खास तौर से, या साइंस बेटा हमेशा लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं रहती, वो किस पे रहती है? कॉन्सेप्ट पे रहती है। बस हमारा एक डर रहता, तो डरिएगा नहीं, चाहे हिंदी वाले बच्चे हों चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हों, सबको ये लेक्चर समझ में आने वाला, और आई होप आ ही रहा है। और मैं सामने जो बच्चों का बैच पढ़ा रहा हूं वो हिंदी मीडियम है। क्यों बच्चों, कौन सा मीडियम है? जोर से बोल दीजिए। फिर क्या डरने की बात, शाबाश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला केस हमने क्लियर किया, वेरी नाइस। केस 2। अब बच्चों केस 2 देखो, अभी हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबके क्लियर कर दें। केस 2 में बच्चों रिलेटिव मेथड थोड़ा डालिए, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें। रिलेटिव मेथड, सर ये रिलेटिव मेथड क्या है? बेटा रिलेटिव मेथड को कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में समझाया गया। किस तरीके से, हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिया ये n=3 वाला, n=3 वाला कार्बोहाइड्रेट लिए, तो n=3 में कार्बोहाइड्रेट कौन सा आ रहा है? ये जरा देखो, ये बेटा ये आया, देखो CHO ये वाला। तो n=3 में रिलेटिव मेथड में हम दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, जरा मैं आपको बता दूं, एक D और एक L। D और L, डिस्ट्रो और लीवो, समझ गए? डिस्ट्रो मतलब होता है D+ और लीवो मतलब L-, समझ गए? हालांकि इत्तेफाक से D का मतलब R आ जाए अलग बात है, L का मतलब S आ जाए, पर R और S कॉन्फ़िगरेशन से इसका लेना देना नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में रिलेटिव मेथड एक स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना। वो कैसे मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए बच्चों, ये CHO एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ये OH, ये H, ये CH2OH। अब इस कायरल सेंटर को देखिए, अगर कायरल सेंटर वाला OH, बेटा ध्यान से सुनो, कायरल सेंटर वाला OH राइट डायरेक्शन पे तो उसे D बोलेंगे। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम इसका? ग्लिसरॉल्डिहाइड। जनरल फार्मूला इसको क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ गए? तो D और ये प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड। ठीक बच्चों, डी ग्लिसरॉल डिहाइड। अब जरा देखो, राइट डायरेक्शन पे OH है तो क्या बोलोगे? डी ग्लिसरॉल डिहाइड। अगर यही वाला OH, चूंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में पूरे बायोमोलिक्यूल्स में बेटा, तो सबसे पहले ये सब हम बेसिक कॉन्सेप्ट आज की क्लास में क्लियर करेंगे, और बेसिक के साथ साथ बहुत सारी रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं मोनोसैकेराइड की। मैंने जैसे बोला था कि कोशिश करते हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट वन शॉट में हम कवर करें, और वही मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्लियर हो गया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर राइट डायरेक्शन पे OH है तो क्या बोलोगे? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर बेटा ये OH लेफ्ट डायरेक्शन पे हो गया, देख रहे हो, OH लेफ्ट डायरेक्शन पर, शर्त रहे कायरल सेंटर भी हो, ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसे क्या बोलोगे? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। कैपिटल एल, समझ गए? स्मॉल एल मत बोलिएगा, कैपिटल एल। L- ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बच्चों यहां तक ये बात क्लियर? ये रिलेटिव मेथड समझ आया। रिलेटिव मेथड, डी को डिस्ट्रो रोटेटरी और एल को लीवो रोटेटरी, ये पहली बात। अब दूसरी बात देख लो एक बार, ये पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा, जो बायोमोलिक्यूल्स के पूरे चैप्टर में इनके कॉन्सेप्ट के बिना बायोमोलिक्यूल्स को बेटा अच्छे से नहीं समझ सकते। तो डी और एल का कॉन्सेप्ट आई होप पूरी क्लास आसानी से सीख गई होगी। बहुत आसान है। अगर राइट डायरेक्शन पे OH है, कौन सा? ऑप्टिकली एक्टिव वाला, तो उसे हम डी बोलेंगे। और अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव वाला OH लेफ्ट डायरेक्शन में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल। और डी प्लस बोल रहे हैं और एल को माइनस बोल रहे हैं। ये क्लियर हो गया? ओके। ओ ये क्या आ गया भाई, क्षमा चाहते हैं। ये एक तरीके से इसका एक मिरर इमेज है। अब हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ स्टीरियो से नहीं, हम डिस्ट्रो और लीवो के कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहते हैं। ठीक, अच्छा बच्चों, एक दूसरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर रिलेटिव मेथड में दो बात और हम करेंगे, एक इराइथो, इराइथो, और दूसरा बेटा थ्रियोस, थ्रियो। इराइथो और थ्रियो। इराइथोज OSE लगा दूंगा तो इराइथोज हो जाएगा, OSE लगा दूंगा तो बेटा थ्रियोज हो जाएगा। अब कैसे बनाते हैं जरा देखो, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ध्यान से समझिएगा पहले कॉन्सेप्ट। ये CH2OH ये था बेटा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड अभी बताया था थोड़ी देर पहले, या ये ग्लिसरॉल्डिहाइड था,
ये ग्लिसरॉल्डिहाइड था, क्या था बेटा? अब देखो OH किधर है पहले बताओ, राइट, तो राइट को हम क्या लिख सकते हैं, डी प्लस इराइथोस, इराइथोस, और डी बोलो, डी प्लस, अरे डी प्लस राइट डायरेक्शन में बेटा, एल गलती मत करना। अब देखो, ओ सॉरी अभी इराइथो नहीं लिखा, अच्छा इराइथो मुझे बनाना है। अब जरा देखो, अगर मैं ये वाला OH यहां लिख दूं, ये OH ये H, और इसमें क्या करूं बेटा, ये OH ये H, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो वो क्या कहलाता है, इराइथो। जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक राइट डायरेक्शन में और एक लेफ्ट डायरेक्शन, उसे बेटा क्या बोलते हैं, थ्रियोज। क्या पहचान लोगे? या अगर ना पहचान पाओ तो ट्रिक बताता हूं, ई में देखो एक ही डायरेक्शन पे लाइन है, एक ही डायरेक्शन पे, एक ही डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन मतलब इराइथो। और टी पढ़ते हो, टी से क्या है, थ्रियो, तो टी में एक लाइन देखो, एक राइट है तो एक लेफ्ट है, तो देखो एक राइट है तो एक लेफ्ट है, ऐसे समझ सकते हो। तो थ्रियोज में एक राइट फंक्शनल ग्रुप रहेगा, दूसरा लेफ्ट, और इराइथो में दोनों सेम ही डायरेक्शन, वो चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, सेम डायरेक्शन पे रहेंगे। तो इराइथो सेम डायरेक्शन पे OH इराइथो, और लेफ्ट राइट लेफ्ट थ्रियोज। क्लियर हो गया ये दोनों? पहला कॉन्सेप्ट ये डी और एल का क्लियर बेटा, दूसरा इराइथो और थ्रियोज का क्लियर। अच्छा बहुत बढ़िया, ये नोट करिए, आगे बढ़ते हैं साथ साथ। अब इसके बाद बच्चों हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट एक और, अब हम जो मोनोसैक्राइड में हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ने वाले हैं, जो अपने सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव सिलेबस में, एग्जाम में हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। तो मोनोसैक्राइड में अगला केस 3rd नंबर पे है, जो सबसे ज्यादा फेस कर, सभी मोनोसैक्राइड ही अभी मैं बात कर रहा था, पर सबसे ज्यादा आप जो पढ़ते हो बच्चों मोनोसैक्राइड में, वो क्या पढ़ने वाले हो, ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, फार्मूले से बनाते हैं बेटा, कैसे देखो, CH2O का होल N, राइट, N इक्वल टू हम क्या रखने वाले हैं, बोलो 6, रख दिए 6। अब इसके दो फॉर्म बनाने वाले हैं, बोलो कौन कौन सा, एक एल्डिहाइड एल्डो और दूसरा कीटो। एल्डो क्या बनाने वाला है, बोलो ग्लूकोज, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो जैसे मैंने आपको सिखाया। और कीटो क्या बनाने वाला है यहाँ पर बेटा, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज, राइट। अब देखो यहाँ N इक्वल टू तो रखो 6, तो ये C6 हो गया, H12 हो गया, O6। सिमिलर फ्रैक्टोज में भी C6 H12 O6। अब इनका हम स्ट्रक्चर बनाना सिखा दें, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। बोलो सर अभी से पहले क्या सिखा रहे थे, अभी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिखा रहे थे, पर फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, तो आइए सीखते हैं। आप सबको बेटा फिशर प्रोजेक्शन भी बनाना आना चाहिए। ये वाले जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, या इन्हीं को फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिशर। ऐसे बनाना क्या कहलाता है, फिशर प्रोजेक्शन, या ऐसे बनाना क्या कहलाता है, फिशर प्रोजेक्शन। अभी हमने जनरल स्ट्रक्चर बनाए थे इससे पहले, तो हम इसका फिशर प्रोजेक्शन भी सिखा दें आपको। तो देखिए ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, बोर्ड पे फोकस करो बेटा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो अभी आप तुरंत बना दोगे, 6 कार्बन, एक जगह कीटो रखोगे, एक जगह एल्डिहाइड रखोगे, कायरल सेंटर भी मुझे बता दोगे, सब कुछ बता दोगे। पर बेटा इसका फिशर कैसे बनाते हैं एक बार ध्यान दो, राइट। कैसे बनाते हैं बेटा, अगर हमें ग्लूकोज का बनाना हो तो देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देख रहे हो, 6-12-6, 6-12-6 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ग्लूकोज का भी फ्रैक्टोज का। अभी फिशर प्रोजेक्शन से क्लियर हो जाएगा कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा फ्रैक्टोज है। तो देखो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच दिए, सबसे ऊपर क्या लिख दो, CHO। अगर CHO है तो समझ जाओ एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब ग्लूकोज बनने वाला है। और सबसे नीचे क्या लिख दो, CH2O है। एक वर्टिकल लाइन, एक सीधी लाइन, 4 हॉरिजेंटल लाइन, ये 4 हॉरिजेंटल लाइन खींच लोगे, क्षैतिज लाइन नंबर दे दो, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन। अब एक नंबर हम आपको सिखाते हैं, 1 4 3 सेम। जब बच्चे जरा भी बड़े होते हैं 1 4 3 बहुत लिखते हैं कापियों में, 1 4 3 सेम एंड 2 डिफरेंट, 2 डिफरेंट। तो बच्चों इस 1 4 3 का मतलब क्या है, 1 में OH, 3 में भी OH और 4 में भी OH। 1 4 3 में सेम फंक्शनल ग्रुप रखा और 2 में डिफरेंट, तो OH का उल्टा क्या हो जाएगा, H,
ये लो बेटा बन गया डी ग्लूकोज, कितना आसानी से। अब जरा देखो इधर OH है तो इधर क्या लिख दोगे H, इधर H है तो बेटा इधर OH, इधर OH है तो क्या लिख दोगे H, इधर OH है बेटा क्या लिख दोगे H। अब देखो कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा ग्लूकोज है, डी है कि एल। तो सबसे आखिरी वाला कायरल सेंटर देखो, सबसे आखिरी वाला, ये देखो जैसे हम इराइथो और थ्रियो बनाए थे ना, ये नीचे वाले कायरल सेंटर से बता रहे थे कि डी है कि कौन सा है। तो बेटा सबसे नीचे वाला कायरल सेंटर राइट डायरेक्शन में था तो डी बोल दिए। यहां पर भी देखो आप किसी बच्चे ने डी का तुरंत एल बोलने की कोशिश करी, रटो नहीं, कायरल सेंटर किधर था, राइट डायरेक्शन पे, तो इसे डी बोल दिए। ये थ्रियो, समझ गए। सिमिलर अब ग्लूकोज को हम लिख सकते हैं यहाँ, हालांकि आप सब जानते हो सर ये 4 कायरल सेंटर हैं, पर आपको कौन सा देखना है, ये आखिरी वाला बेटा, ये आखिरी वाला कायरल सेंटर। तो आखिरी वाला कायरल सेंटर किधर है बोलो जल्दी से, राइट, राइट डायरेक्शन पे, राइट डायरेक्शन। तो अगर राइट डायरेक्शन पे तो क्या लिखोगे, डी प्लस ग्लूकोज, बन गया बेटा डी प्लस ग्लूकोज। अब अगर डी का एल बनाना हो तो क्या ले लोगे, मिरर इमेज। तो ये राइट वाली चीजें लेफ्ट में और लेफ्ट वाली राइट में, तो देखो ये OH लेफ्ट आ जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, एल ग्लूकोज। बना लोगे मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज, ठीक है। अब मैं फ्रैक्टोज, इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा, एल माइनस ग्लूकोज। मिरर इमेज सबको लेना आता है, ये वाले उधर भेज देना और ये वाले इधर भेज देना, राइट। अच्छा अब इसके बाद दूसरा अब हम क्या बनाने वाले हैं बेटा, फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज इसी की मदद से बना लिया करो। सबसे पहले एक सीधी लाइन, सब अब देखो ये वाला H इसको दो, या चलो ये वाला हाइड्रोजन इसको दो, तो ये क्या हो गया देखो CH2 हो गया बेटा। ये वाला H इसको दिए तो CH2 हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन O को दिए तो बेटा क्या हो गया, CH2O। यहाँ क्या बचा, सिर्फ ऑक्सीजन बचा कार्बन से, और अकेले ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है आप सब जानते हो, अकेले ऑक्सीजन सर कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ता है। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O बचा, और बाकी का सेम सेम, बाकी का सेम सेम, क्या सेम सेम, देखो H H OH OH AH OH H, कितने कायरल सेंटर यहाँ, 1 2 3 बेटा। ये फ्रैक्टोज का आ गया। देखो फ्रैक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटो, और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, इसलिए एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर। मॉलिक्यूलर वेट सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो ईच अदर कौन सा आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। समझ गए। तो फ्रैक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बोलो, कीटो, और बेटा एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप। समझ गए। ओ एक बहुत अच्छा पॉइंट देखो मिस हो रहा था, स्किप हो रहा था बच्चों। देखिए जिस प्रकार से सर आपने बताया कि जो ग्लूकोज है वो डी फॉर्म में मिलता है, डी प्लस फॉर्म में मिलता है, उसी प्रकार से फ्रैक्टोज बेटा हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्टोज डी माइनस मिलेगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन पे है, तो राइट डायरेक्शन पे है तो डी लिखूंगा। नीचे वाला कायरल सेंटर किधर है बेटा, राइट डायरेक्शन पे, तो डी लिखूंगा। पर प्रैक्टिकली फ्रैक्टोज कैसे मिलता है, माइनस। तो ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, फ्रैक्टोज नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, तो माइनस फॉर्म में। ग्लूकोज किस फॉर्म में मिलता है, प्लस फॉर्म में। पर बेटा दोनों किस सीरीज में रहते हैं, डी में। ये नहीं कि वो माइनस कर दो तो एल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में माइनस के चक्कर में से एल फ्रैक्टोज बोल देते हैं। नहीं बेटा, डी माइनस फ्रैक्टोज। समझ गए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब सीधे बेटा हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। हेडिंग डालें, प्रिपरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, फटाफट। प्रिपरेशन ऑफ, बहुत अच्छा चैप्टर है, प्रिपरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, प्रिपरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड बना देते हैं बेटा, आप सब जानते हो। ये सुक्रोज ले लो, सुक्रोज का फार्मूला 12 22 11, ये सुक्रोज, ये देखो बेटा सुक्रोज। सुक्रोज का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें तो देखो 2 मोल, 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल क्या बनने वाला बेटा, 1 मोल ग्लूकोज, दूसरा मोल 1 मोल फ्रैक्टोज। मैं ऐसे जानबूझ के लिख रहा हूं 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रैक्टोज, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोल बनते हैं मोनोसैकेराइड के, पर वो दोनों मोलों के नाम क्या हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। समझ गए कि नहीं।
हाँ, यहीं पर जैसे डाइसैक्राइड में आते हैं बेटा, डाइसैक्राइड में आप पढ़ने वाले हो जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, समझ गए कि नहीं, सुक्रोज। माल्टोज का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेंगे, दोनों मोल ग्लूकोज। या स्टार्च का हाइड्रोलिसिस, चलिए मैं अगर यहाँ पॉलीसैक्राइड का स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करूं बेटा, किसका, स्टार्च। और स्टार्च का अपन फार्मूला क्या लिखेंगे, CHO, और यहां पर हम लिख देंगे C5H10O5 का होल N। स्टार्च के लिए फार्मूला लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिए, C5, एक सेकेंड बेटा, सॉरी C6H10, यहां पर क्या लिखने वाले हैं, C6H10O5 और N। ठीक, ये स्टार्च हो गया। स्टार्च में N इक्वल टू, आप पॉलीसैक्राइड है चूंकि 100 से लेकर 1000, N इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 100 to 3000 तक यूनिट ले सकते हो, 3000 तक, समझ गए, हजारों यूनिट पॉलीसैक्राइड में जुड़ती है। तो यहां पर बेटा N मोल प्लस N मोल H2O कर दो। तो स्टार्च करोगे तो बहुत सारे N मोल किसके सिर्फ मिलने वाले हैं, ग्लूकोज के, क्योंकि ग्लूकोज की लीनियर यूनिट से क्या बनता है, स्टार्च बनता है। स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसैक्राइड पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये मेथड एंड प्रिपरेशन हो गई, राइट। अब सीधे आ जाए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो स्टार्च का जनरल फार्मूला क्या हुआ, C6H10O5। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्च, स्टार्च का C5 होगा मेरे ख्याल, सॉरी सर, सॉरी बेटा, स्टार्च में C5, एक बार कंफर्म करेंगे। स्टार्च नहीं, ठीक है, 6 कार्बन, 6 कार्बन ही रहेंगे, 6 कार्बन ही रहेंगे, क्योंकि आपस में हेमी एसिटल लिंकेज रहता है, तो 6 कार्बन, ठीक है। हाँ, ओके, हेडिंग डालो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों ध्यान से समझिएगा। अब हम आपको जनरल मोनोसैक्राइड में हम ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछी जाती। किसकी पूछी जाती बेटा, देखो मोनोसैक्राइड तो मैंने 3 to लेके 9 तक आपको सिखाया। अब C6 में आपने ग्लूकोज और फ्रैक्टोज सीखा, पर सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन पूछता है मोनोसैक्राइड में, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ऐसे लिखो, देखो अब थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके लिखना सिखाता हूं। ये CHOH का होल 4 और ये CH2OH, बेटा 4 कार्बन ये 5 और ये 6 हो गया, ऐसे लिख लोगे। अब इसकी रिएक्शन देखो, यहां से हम इसकी रिएक्शन बहुत सारे कंपाउंडों से कराने वाले हैं। जैसे हम इसकी रिएक्शन HCN से करा दें बेटा, किससे करा दें, HCN से। जरा देखिएगा यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आप सीखो। HCN के बाद हम यहाँ पर रिएक्शन करा दें हाइड्रोक्सी अमाइन से, NH2OH से, या हम किससे करा दें बेटा, NH2 से, हाइड्राजीन से करा दें, या किससे करा दें, फिनाइल हाइड्राजीन से। तो NH2 NH, एक H कम करके हमने यहाँ क्या जोड़ दिया, C6H5, इसका नाम है हाइड्रोक्सी अमाइन। NH2 का क्या नाम है बेटा, हाइड्राजीन। और यहाँ पर एक H कम करके C6H5 जोड़ दिया तो क्या हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन। और सबसे पहले हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो मैं अगर रफ में करा दूं तो आपको याद आ जाए, ये देखो ये एल्डिहाइड, मतलब इस पूरे को R मान लूं, चूंकि हम रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, एल्डिहाइड से बेटा। तो HCN की रिएक्शन याद आ रही है आप सबको, किसमें तोड़ते थे, H प्लस और CN माइनस। अब बेटा देखो इस CN माइनस का यहाँ टैग बॉन्ड ऐसा टूटता था, याद करो बेटा, जब बॉन्ड ऐसा टूटता था तो RCH, ये O माइनस, और ये यहाँ पर क्या जुड़ गया, CN। अब इसके बाद H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये बनता था ऐसे RCHOH और ये CN और ये कायरल कार्बन। तो आप देखो यहाँ पर क्या बनने वाला, पहले H प्लस और CN माइनस टूटा, अब सेम कॉन्सेप्ट हुआ ना बेटा, CN माइनस का C डबल बॉन्डों पे अटैक, टेल में क्या आया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव से देखो, इस पॉजिटिव से बेटा CN जुड़ गया, और यहां पर क्या गया, O माइनस, बाकी का सेम सेम हो गया बेटा। CHOH का देखो ना, एक सेकेंड, CHOH का होल 4, 4 ये कार्बन और एक ये कार्बन 5 और एक ये 6, और यहीं पे H दे दूं बेटा, फिर इसके बाद क्या दे देते H, तो ये बन गया, इसको बोलेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा बेटा,
चूंकि ग्लूकोज से करा रहे हो तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। समझ गए? तो HCN क्या बताता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहां से सिद्ध हो गया, कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि ग्लूकोज में C डबल बॉन्डो ग्रुप प्रेजेंट है, तो HCN से रिएक्शन करा देंगे। इसी तरीके से देखो बेटा, NH2G की फॉर्म की रिएक्शन है, इसका H2, ये देखो एक रिएक्शन फिर से सिखाता हूं, ये रहा एल्डिहाइड, क्योंकि सारी रिएक्शन बेटा किस में होने वाली है? एल्डिहाइड की। तो यहां पर हम क्या ले लें? NH2OH, बस एक सिखाऊंगा, इसका H2 इसका O, वाटर निकाल दीजिए, ये थोड़ा रफ में पहले सीख लो, तो RCHNOH, ये बन गया एल्डिहाइड ऑक्जिम। तो ग्लूकोज से कराओगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज ऑक्जिम। तो बेटा इसका H2, ये दिखा सबको, ये H2O निकाल दीजिए, क्या बचा? CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी का सेम सेम। क्या ये बात समझ आई सबको? CH2OH। इसी तरीके से इससे H2O निकाल दोगे, अगर हाइड्रोजन वाली रिएक्शन तो क्या बनेगा बोलो बेटा? CH डबल बॉन्ड, देखो यहां से H2O निकालो, मन में सोचो, H2O निकला, क्या बचा? H2N, H2 यहां पर N, NH2 ये बचा, और बाकी का CHOH का होल 4 और CH2OH। इसी तरीके से बेटा फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन, H2O निकालो, इसका O और इसका हाइड्रोजन, वाटर निकला, वाटर निकलने के बाद क्या बचा बताओ? जगह नहीं है, आप बना दोगे? बना दोगे यहां से? यहां बना दूं, चलेगा? बना लोगे, इसको आप बनाइएगा, चूंकि जगह नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं बना रहा हूं, ये बच्चों को बनाने को छोड़ रहा हूं बेटा। अगर आप ये दोनों रिएक्शन सीख गए, इसको भी तो बना दोगे सर, इसका H2 और इसका O, तो CH में बता दे रहा हूं क्या बनने वाला, CH डबल बॉन्ड, बेटा क्या बचा? NH C6H5। समझ गए? तो ये ग्लूकोज से रिएक्शन हो गई। नाम बोले दे रहा हूं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज ऑक्जिम, क्योंकि हाइड्रोक्सी अमाइन क्या बना था? ऑक्जिम, तो ग्लूकोज ऑक्जिम। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, चूंकि जीन जोन में हो जाता है, हाइड्राजीन है ना बेटा, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? हाइड्राजीन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्राजोन। तो पूरा नाम क्या बोलोगे? ग्लूकोज हाइड्राजोन। फिर इसी तरीके ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, जो आपको ये आप बच्चों को बनाना है, राइट? यहां तक ये क्लियर? ये पहली रिएक्शन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरी रिएक्शन। यहाँ पे हमने कितनी रिएक्शन कवर कर ली? 1 2 3 4 रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में। आइए अगला देखते हैं बेटा, अगली केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लिखो, यहाँ पर हम सब लिखने वाले हैं ये ग्लूकोज, और कैसे लिखना आपको सिखाया था, CHOH का होल 4 और CH2OH। समझ गए? इसको हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां सबसे पहले बेटा जरा देखो, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा दो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस वाले पेज में बेटा हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं, जरा देखो। अगर हम इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दिए बेटा, क्या डाल दिए बोलो? ब्रोमीन वाटर, ये है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब CHO को किस में कन्वर्ट कर देता है? C डबल OH में। बेटा किस में कन्वर्ट कर देता है? C डबल OH में, ब्रोमीन वाटर। ये पहली रिएक्शन। फिर देखो इसकी जो दूसरी रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी रिएक्शन, यहां पर हमने ले लिया कंसंट्रेट HNO3। क्या ले लिया बेटा? कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन। और देखिए, जस्ट मिनट, ठीक। अब और फिर इसके बाद यहां पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन ले लिए। किसकी रिएक्शन ले लिए बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड्स। ये तीनों रिएक्शन इस पेज की सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। तो बेटा ब्रोमीन वाटर क्या करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा बोलो? C डबल OH में, और बाकी का सेम सेम, CHOH का होल 4 और ये CH2OH। इसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलोगे बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। अगर आप यहाँ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड डाल दोगे तो नाइट्रिक एसिड राजा महाराजा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, हम आपको सिखा चुके हैं। देखो ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजर था, वीक ऑक्सीडाइजर था, कमजोर था, तो सिर्फ CHO को ऑक्सीडाइज कर पाया। समझ गए? पर जैसे ही आप कंसंट्रेट
HNO3 डाल दोगे बेटा तो इस वाले को भी ऑक्सीडाइज कर देगा 1 डिग्री एल्कोहल को। मतलब इस वाली रिएक्शन से ये सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है। तो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट ग्लूकोज हैविंग 1 डिग्री एल्कोहल। तो फिर आप किससे रिएक्शन कराओगे, कंसंट्रेट HNO3 से। तो देखो सबसे पहले CHO किस में कन्वर्ट बेटा, COOH में। फिर इसके बाद ये देखो CHOH का होल 4 और ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, COOH में। तो यहां से सिद्ध हो गया 1 डिग्री एल्कोहल है। समझ गए कि नहीं, यहां से सिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, यहां ऑक्सीडाइज हो गया तो प्रूव हो गया। और इसको क्या बोलेंगे बोलो बेटा, सैक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे, सैक्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड ले लेते हो तो क्या बन जाता है, सैक्रिक एसिड नाइट्रिक। और ब्रोमीन वाटर ले लेते हो तो बेटा क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, ग्लूकोनिक एसिड से आपको सैक्रिक एसिड बनाना तो फर्दर फिर इसमें HNO3 डाल दो। ये HNO3 देखो 1 डिग्री एल्कोहल है ना, मैंने बताया ना, HNO3 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, COOH। ये देखो COOH, समझ गए ना। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन। अब ये वाली रिएक्शन, अच्छा चलो मैं इसको अगले पेज में बताता हूँ, ये पहले ध्यान दो, अब इसके बाद अगला पेज ले रहा हूं। यहां तक ये दोनों रिएक्शन क्लियर। एक और बात बेटा, एक और बात जरा देखो, ये मुझे अब बनाना पड़ेगा। ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। और अगर मैं फ्रैक्टोज की बात करूं बच्चों तो ये फ्रैक्टोज ये होगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और ये CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। क्योंकि फ्रैक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटो। ध्यान देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डाल दिया बेटा ब्रोमीन वाटर। क्या डाल दिया, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर फ्रैक्टोज को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। मतलब ब्रोमीन वाटर से आप ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज को सेपरेट कर सकते हो। मान लो एक डिब्बे में ग्लूकोज रखा है, एक डिब्बे में बेटा क्या रखा है, ग्लूकोज, और एक डब्बे में क्या रखा है, फ्रैक्टोज। अब दोनों में एक ही जैसे दिख रहे हैं, दिखने में तो एक ही जैसे, अब दोनों को हमको पता लगाना है कि किस डिब्बे में ग्लूकोज है और किस डिब्बे में क्या है, फ्रैक्टोज है। तो आप इसमें इन दोनों डब्बे में क्या डाल के देख लोगे बेटा, ब्रोमीन वाटर। तो जिसमें ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिसमें फ्रैक्टोज होगा वो वैसा का वैसा रहेगा। तो ये ऑक्सीडाइज ग्लूकोज किसमें हो जाएगा, COOH में। और ये वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों बेटा वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप, और कीटो ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव लेवल का, CUT एग्जाम, नीट एग्जाम, मेंस एग्जाम, कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो बेटा किससे, ब्रोमीन वाटर से। समझ गए। तो ये वाली रिएक्शन, ये पेज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वैसे मैंने लगा दिया। अब अगला पेज देखो, पहले सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक साथ हम कवर कर रहे हैं। देखो बेटा, ये ग्लूकोज CHOH का होल 4, जरा देखो बेटा ये वाला पेज का भी रिएक्शन, और ये CH2OH। इसका रिएक्शन हम सबसे पहले यहां पर देखो HI से करा दें, और क्या ले लें, रेड फास्फोरस। ये बेटा ये सारी वो रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती, जहां से मैंने केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करा है वो सारी NCERT की लाइन टू लाइन रिएक्शन है। आप थोड़ा सीखिए और समझिए, राइट। जैसा एग्जाम पूछे वैसा बनाते जाइए। एग्जाम डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन, खाली ब्रोमीन वाटर से पूछ सकता है, कभी नाइट्रिक एसिड से पूछ सकता है, कभी SCN से पूछ सकता है, कभी हाइड्रोक्सिलामाइन से पूछ सकता है, देखो ना बेटा, कभी हाइड्राजीन से पूछ सकता है, कभी फिनाइल हाइड्राजीन से पूछ सकता है। जिससे भी रिएक्शन पूछे उसका आप आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ रेड फास्फोरस HI में आए। यहाँ पर कितनी रिएक्शन करने वाले हैं, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, रेड फास्फोरस HI, ये पहली बात। ये बेटा दूसरी बात, PCl5, कितने OH यहाँ पर, 4 और एक 5, 5 PCl5। और तीसरी जो रिएक्शन उस पेज में जगह नहीं थी तो मैं यहाँ करने वाला हूँ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बेटा क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब जरा समझिएगा यहाँ कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, और कौन सा प्रेजेंट है बेटा, एल्कोहल। अब पहली बात, रफ में सीखो तभी आप यहाँ पर सीख पाओगे। रफ में जैसे मैंने ये एल्डिहाइड लिया, ये लिया बेटा एल्डिहाइड, और इसमें क्या डाल दिया, रेड फास्फोरस और HI। तो अब देखो सबसे पहले ये 2 हाइड्रोजन लिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसे रेड फास्फोरस HI रिएक्शन करता है ग्लूकोज से, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक करो, एक H इसको, एक H इसको, तो ये बेटा क्या बन गया बोलो, RCH2OH बन गया। अब इसको फर्दर रिड्यूस करो तो 2 हाइड्रोजन फिर लो, 2 हाइड्रोजन,
तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच इसको, एक एच इसको, तो क्या बन गया RCH3। मतलब रेड फास्फोरस किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में। क्यों? क्योंकि रेड फास्फोरस एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर रहा है और एल्कोहल को। तो आप यहाँ देखो एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। तो यहाँ कितने कार्बन है बेटा? देखो एक, चार, ये अरे चार का मल्टीप्लाई 5 और 5 एक 6, तो 6 कार्बन का एल्केन बन जाएगा कि नहीं? 6 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है? हेक्सेन। 6 कार्बन का एल्केन बेटा क्या कहलाता है? हेक्सेन। अच्छा मान लो यहाँ देखो 2 कार्बन थे, ये दो R की जगह मान लो CH3 ले लिया आपको समझाने के लिए, तो 2 कार्बन में क्या बन गया? एथेन। समझ गया? 3 कार्बन में क्या बन जाएगा? प्रोपेन। 4 कार्बन में क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। 5 कार्बन में क्या बन जाएगा? समझ गए? तो 6 कार्बन बेटा, 1, 2 और 4 का मल्टीप्लाई सब रिड्यूस होकर के यहाँ नॉर्मल हेक्सेन। बात समझ आई क्या सबको? CH3 CH2 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 CH2, 3 2 5 और 1 6, आंख मूंद के नॉर्मल हेक्सेन। समझ गए? अब इसके बाद सर PCl5 आंख मूंद करके OH की जगह क्या जाएगा? Cl। आंख मूंद करके OH की जगह Cl, तो ये CHO और ये OH की जगह बेटा क्या ले आए? Cl। और कितना? होल 4, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई है, और ये CH2Cl। कभी क्वेश्चन ये बन सकता है, प्रूव दैट द हैविंग 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। कैसे करोगे? PCl5 से रिएक्शन करा दोगे, तो पांचों OH हट के क्या जाएगा? Cl आ जाएगा। तो सिद्ध हो गए कि नहीं बेटा रिएक्शन? तो OH की जगह क्या आ गया? Cl। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड में 12th बोर्ड का भी एग्जाम आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब अगला एक पार्ट मुझे लग रहा है और लेना पड़ेगा बायोमॉलिक्यूल्स का, तो जो अगला पार्ट लूंगा मैं उसमें डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड और साथ में सारे बोर्ड के क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी आपके किसी भी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और 100% बेटा आपने अच्छे से लेक्चर्स को देखा होगा, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड में पूछे गए हो। राइट? तो अगली क्लास में हम PYQ वगैरह बोर्ड वाले करेंगे। अच्छा ये बताओ जरा, इसका रिएक्शन अलग से सीख लो, इसका रिएक्शन पहले अलग से सीखो। ये है बेटा एल्कोहल, क्योंकि ग्लूकोज में कितने एल्कोहल है? 4 ये और एक ये 5, ये 5 मोल एल्कोहल। तो इसका मतलब मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मोल ले लूं? 5 मोल ले लूं, ये 5 मोल। तो देखो कैसे रिएक्शन होती, सीख लो सब लोग। इसका H बस 10 मिनट और बेटा, 10 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। अब तो इसका H और ये, तो यहां से क्या निकल गया जरा देखो? CH3COOH। देखो बेटा CH3COOH, क्या बचा आपके पास? RO और इधर क्या बचा? COCH3। ये क्या रिएक्शन समझ आई आप लोगों को? मैंने क्या किया? एल्कोहल का H और ये, तो यहां से आपको दिख रहा है बेटा H की जगह क्या जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा, इतना पार्ट देखो ना, ये H की जगह ये जुड़ रहा, ROCOCH3, ROCOCH3। तो H हटा करके यहां पर क्या आने वाला है? जगह ये रफ कर दूं, आप सीख गए हो, अगर ये रफ सीख गए हो तो बेटा देखो ये CHO वैसा का वैसा, और ये CH, H की जगह क्या आया था बोलो? OCH3 का होल 4। नीचे बेटा क्या है? CH2O, H की जगह क्या आएगा? COCH3, ये वाला पार्ट COCH3। इसको बोलते बेटा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। तो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनाने के लिए कितना मोल लोगे यहाँ पर? 5 मोल लोगे। समझ गए? ये वाला भी पेज काफी इंपॉर्टेंट था, ये सब बहुत पूछे जाते बेटा। क्लियर? ये वाला भी केस क्लियर। अगला देखो, अगला जो पेज हम पढ़ने वाले हैं और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर। चलिए ओनली 5 मिनट दीजिए, है ना, ताकि सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर कर लें। देखो ये है बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे लिखे थे? CHOH का होल 4 और बेटा ये क्या लिखा? CH2OH। राइट? यहां पर जरा देखो, ये बेटा AgNH3 का होल ट्वाइस OH। बेटा क्या है, किसी को याद है? टॉलेंस टेस्ट। क्या है बेटा? टॉलेंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये वाला। समझ गए? और इसी तरीके से बेटा CuNH3 का होल ट्वाइस OH माइनस। समझ गए? ये क्या है बेटा? फेलिंग टेस्ट। ये क्या है? टॉलेंस टेस्ट। समझ गए? तो फेलिंग टेस्ट ग्लूकोज
देता है। कैसे देता है बेटा? इसको ऑक्सीडाइज होकर के खुद रिड्यूस हो जाता है। तो CHO को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? COOH। इस तरह बाकी का होल 4 और ये CH2OH और ये बनाता है 2Ag का व्हाइट पीपीटी। सिल्वर मिरर टेस्ट, अरे चांदी ही तो कैसे बेटा पीपीटी देगी? सफेद। और यहां से अमोनिया, अमोनिया और साथ में पानी, मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया। सिमिलर फेलिंग बेटा CHO को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? COOH में। और ये CHOH का होल 4 और CH2OH, ये देख रहे हो ऑक्सीडाइज हो गया और खुद किस में रिड्यूस होगा? Cu2O का रेड पीपीटी। किस में बनाएगा बेटा? रेड पीपीटी। मतलब ग्लूकोज के साथ टॉलेंस टेस्ट रेड पीपीटी देता है और फ्रैक्टोज के साथ ग्लूकोज के साथ फेलिंग टेस्ट रेड पीपीटी और टॉलेंस के साथ व्हाइट पीपीटी। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? फेलिंग टेस्ट या बेंडिक्ट टेस्ट दोनों में सेम पीपीटी मिलता है, बेंडिक्ट टेस्ट। समझ गए? तो चाहे फेलिंग बोले चाहे बेंडिक्ट बोले, Cu2O का कैसा पीपीटी मिलने वाला है? रेड कलर का पीपीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ग्लूकोज। और बच्चों एक और बात बताते हैं, ग्लूकोज भी फेलिंग और टॉलेंस टेस्ट देते हैं और साथ में फ्रैक्टोज भी देते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्टोज भी अगर आ जाए, भले ही मैंने नहीं लिखा तो यहाँ मैं ऐसे लिख दूं, फ्रैक्टोज भी टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देते हैं। दोनों बोथ टेस्ट आर परफॉर्म, बोथ टेस्ट आर परफॉर्म। बोथ मतलब कौन से? फेलिंग और टॉलेंस। जिस प्रकार से ग्लूकोज देते हैं उसी प्रकार से फ्रैक्टोज देते हैं। जबकि फ्रैक्टोज में कीटो ग्रुप है, कीटोन फेलिंग और टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, पर यहां पर फ्रैक्टोज, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन में जाएं तो बेटा कीटोन ना तो टॉलेंस टेस्ट देता है और ना ही फेलिंग टेस्ट देता है। पर फ्रैक्टोज में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी, मैं बार बार इस बात को बेटा स्ट्रेस देके जोर से बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, फ्रैक्टोज में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी टॉलेंस टेस्ट भी देता है और फेलिंग टेस्ट भी देता है। क्योंकि फ्रैक्टोज का कीटो ग्रुप टाटोमराइज होके एल्डिहाइड बना देता है सोल्यूशन में, और जैसे एल्डिहाइड बन जाता है, एक बड़े लेवल के कॉन्सेप्ट की बात है, जब आप 12th के बाद पढ़ोगे तो आप अपने आप सर लोग समझाएंगे जहां भी आप पढ़ेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट को। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा। एक बस आखिरी पॉइंट है और फिर इसके बाद हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, ये आखिरी के जो पॉइंट्स है इनमें आप भागने की कोशिश जरूर कर रहे हो, पर ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बेटा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये आखिरी वाला कौन सा पॉइंट है जरा देखो, ये सर ये है ग्लूकोज, ये बेटा ग्लूकोज, यस ये लिखना सिखाया आपको, ये ग्लूकोज। ध्यान से समझना बेटा, ओए ध्यान से समझो इधर। ग्लूकोज डीएनपी टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज डीएनपी टेस्ट नहीं देता, समझना। ग्लूकोज यानी HSO3 से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों डीएनपी देते हैं। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप, कीटोन में कीटो ग्रुप, ये दोनों टेस्ट देते हैं वहां पर यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी ना तो ये डीएनपी टेस्ट देता है, ना तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन देता हो, और ना ही बेटा ये सिफ टेस्ट देता, ना ही ये सिफ टेस्ट देता, जबकि वहां एल्डिहाइड सिफ टेस्ट देता है। ये तीनों टेस्ट ग्लूकोज परफॉर्म नहीं करते हैं, याद रहेगा। एक्चुअली होता क्या है बेटा, इनका मीडियम थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम में ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लिखे थे 4 लाइन, ओए कौन सा 143 सेम, वाह वाह 143 सुन करके बच्चे के चेहरे खिल जाते हैं। अरे भैया 143 यहाँ इसका ग्लूकोज का नंबर है, 1 4 और 3 में सेम, और यहाँ H तो इधर OH है बेटा, तो इधर H, इधर H है तो OH OH, इधर H H। होता क्या है, ये वाला जो OH है, ये वाला OH, ये वाला OH बच्चों एल्डिहाइड से रिएक्ट करके क्या बना देता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाने के कारण ये वाले टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। तो कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जरा सा देख लो, और बस अगली क्लास में फिर बाकी हम बात करेंगे। तो ये वाला देखो बेटा, ये वाला H यहाँ आ गया, ये वाला H यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया OH, बाकी CH2OH, और ये कुछ
ये वाला बेटा बॉन्ड ऐसे बना लिया, ये देखो OH H H OH, बाकी के बीच के अंदर वाले OH H, थोड़ा साफ साफ। अब बताइए बेटा कैसे डीएनपी टेस्ट, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है क्या, यहाँ NaHH एल्डिहाइड ग्रुप बचा क्या, नहीं। सिर्फ टेस्ट कैसे दे, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप बना क्या। एक्चुअली इनका मीडियम कैसा रहता है, एसिडिक मीडियम। इसके बारे में एनसीईआरटी ने 2 पन्ने में एक्सप्लेन किया, एक पहले पन्ने में और फिर जो कसर बाकी रही पीछे भी एक्सप्लेन किया, उसका मन नहीं भरा, ताकि बच्चों को समझ आ जाए इस वाले पॉइंट का मतलब, इस वाले रिएक्शन का मतलब। अब चूंकि एनसीईआरटी टफ लैंग्वेज होती है, गागर में सागर भरा रहता है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी समझ में आए उसके लिए आपको टीचर्स की जरूरत पड़ती है बेटा, ताकि वो आपको कठिन भाषा को आसान भाषा में समझाया जा सके। तो आपको क्या ये बात समझ आ रही है, डीएनपी टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फेट और सिफ टेस्ट क्यों नहीं देते, क्योंकि इनका मीडियम बेटा कैसा रहता है, एसिडिक, और एसिडिक मीडियम में ग्लूकोज कौन सा स्ट्रक्चर बना देता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, और जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वैसे एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा, समझ गए। और इस वाले कार्बन को बोलते हैं एनोमर, नाम सुने हो क्या बेटा, एनामेरिक कार्बन, इसी को क्या बोलते हैं, एनामेरिक कार्बन, समझ गए। अब एनामेरिक कार्बन का OH राइट डायरेक्शन पे है तो अल्फा बोलना, और एनामेरिक कार्बन का OH लेफ्ट डायरेक्शन पे, ये कर लोगे, अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा क्या कहलाता है, एनोमर, एनोमर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्या बेटा अभी ये OH किधर दिख रहा है, राइट दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोल दें, अल्फा। अगर बीटा बनाना होगा तो OH को किधर लिख दोगे, लेफ्ट साइड, तो क्या आगे आप OH को लेफ्ट साइड लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, बीटा, बीटा एनोमर। ये कौन सा एनोमर बोलो, अल्फा एनोमर। तो अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन। और ये कितना होता है, 52 बोलो बच्चों 7 डिग्री, 52.7 डिग्री प्लस का, ये प्रैक्टिकली होता है, ये ध्यान रखना होता है, 52.7। एक बस छोटा सा ईपीमर, जब हम एनामर की बात कर लिए बेटा, ईपीमर बस आखिरी, ये ईपीमर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है बोलो, ये आखिरी छोटा सा 143 सेम सर, 143 सेम, 2 डिफरेंट, इधर H इधर OH इधर H इधर OH है, तो ये क्या बन गया, D प्लस ग्लूकोज, पहचान लोगे बेटा ये वाला नंबर। अब देखो हम मैनोज बना दे, मैनोज में क्या बनाने वाले हैं जरा देखो, बस हम क्या करेंगे, सारे OH एक ही डायरेक्शन पे, ये देखो इसको मैंने पलट दिया, ये वाला कायरल, तो H इधर आ गया बेटा, तो OH इधर आ गया, बाकी का सेम सेम। या यूं कहें कि सारे OH एक डायरेक्शन पे, तो इसे बोलेंगे D प्लस मैनोज, D प्लस मैनोज। क्या बेटा एक दूसरे का मिरर इमेज है, ध्यान से सुनो, क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, नहीं। जो मिरर इमेज नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर। सबसे पहली शर्त है ईपीमर होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, डायस्टीरियोमर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप तुरंत ईपीमर पहचान लोगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा ईपीमर है और 4 ऑप्शन दिया होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है ऐसे डायस्टीरियोमर के जोड़े जिसमें जस्ट 1 कायरल कार्बन के प्रति चेंज पाया जाए। ये देखो जस्ट 1 कायरल कार्बन, इसमें OH राइट डायरेक्शन पे है, तो इसमें OH बेटा किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे का जोड़ा क्या कहलाया बेटा, ईपीमर कहलाया। क्या कहलाया, ईपीमर। देखो बाकी के OH सेम सेम है कि नहीं, तो ईपीमर क्या है, ऐसे डायस्टीरियोमर के जोड़े जिसमें किसी एक कायरल कार्बन के प्रति परिवर्तन दिखे, इंटरचेंज दिखे, वो क्या कहलाएगा, ईपीमर। अगर आपका मन नहीं भरता तो एक एग्जांपल और देख लो, ये देखो CH, बस एक बेटा, एक 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 एक, ये देखो एक कायरल, ये देखो, ये मैंने कोई एक ऑर्डिनरी एग्जांपल ले लिया, जरूर नहीं आप कार्बोहाइड्रेट में ही देखो। अब देखो ये कायरल, ये कायरल, ये तो स्यूडो कायरल है, मैं कोई एक कायरल कार्बन को पलट दे रहा हूं, मैं कोई एक कायरल कार्बन को पलट दे रहा हूं, या अगर मैं इसका बायोमोलिक्यूल्स बनाऊं तो एल्डिहाइड कर दूं, अगर आपको मैं बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जांपल दूं तो एल्डिहाइड कर दूं। ये CH2OH, देखो बेटा राइट डायरेक्शन पे OH, तो ये क्या है, D प्लस, ये भी D प्लस है, नाम जो भी है, OH H। कोई एक कायरल कार्बन पलट जाए, ये देखो
कोई एक कायरल कार्बन पलट जाए, तो ये वाला देखो दोनों स्ट्रक्चर में, इसमें राइट डायरेक्शन पे, इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में, तो अगर किसी एक कायरल कार्बन के टूवर्ड्स इंटरचेंज दिखे तो बेटा वो क्या कहलाएगा, इपीमार। ये दोनों आखिरी हेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, एक कायरल कार्बन के टूवर्ड्स चेंज दिखे तो क्या कहलाएगा, इपीमार। और अगर अगर एनामेरिक कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, एनामेरिक कार्बन का OH राइट डायरेक्शन पे, तो अल्फा और OH को पलट दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, बीटा। तो अल्फा से बीटा एनामर, और ये हो गया आपका इपीमार। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट 2 में। पार्ट 2 में बेटा हम करने वाले हैं डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड और सारे PYQ। तो थैंक यू सो मच, और आप सब प्रैक्टिस करिए और ऐसे पढ़ते रहिए। हमारी आप सबको बेटा शुभकामनाएं। थैंक यू।